नमस्कार। मैं नीर भरी दुख की बदली स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मछली, मेरा पग पग संगीत भरा। ये लाइनें हैं महादेवी वर्मा की, छायावादी की युगांतकारी कवित्री महादेवी वर्मा की। आज नगरी में है, नगरी है फर्रुखाबाद। जानने तो आए हैं राजनीतिक तापमान, लेकिन जहाँ पर साहित्य सृजन होता है वहीं से क्रांति का आगाज़ भी होता है। और ये क्रांति कभी शब्दों में फूटती है, कभी कविताओं में फूटती है, तो कभी राजनीति की सड़कों पर फूटती है। और इस सारी जानकारी के लिए हमारे पास एक पूरा प्रबुद्ध फर्रुखाबाद का समाज यहाँ पर बैठा हुआ है, जो विभिन्न विषयों पर अपने राय रखेगा, अपनी बात कहेगा। लेकिन उससे पहले आइए देख लेते हैं अपनी एक रिपोर्ट। आलू की पैदावार और लकड़ी की बनी डाइयों के लिए मशहूर यूपी की फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर राम मनोहर लोहिया जैसे बड़े नेता चुनाव जीत चुके हैं। यही नहीं, कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे सलमान खुर्शीद भी इसी सीट से जीतकर संसद तक पहुंचे थे। 8 बार लोकसभा चुनाव जीत चुकी कांग्रेस का इस सीट पर कभी वर्चस्व हुआ करता था, लेकिन 2014 में यहाँ बाजी पलटी और फर्रुखाबाद के रण में बीजेपी की एंट्री हो गई। तब से इस सीट पर बीजेपी का ही कब्जा है। 2024 में हैट्रिक लगाने के इरादे से बीजेपी ने फिर से अपने पुराने खिलाड़ी को मैदान में उतार दिया है। बीजेपी को टक्कर देने के लिए सपा कांग्रेस का गठबंधन ने भी अपने खिलाड़ी को वोट बैंक के हिसाब से चुना है, जबकि बसपा ने फर्रुखाबाद के बाहुल्य वोटर्स को साधने की जुगत लगाई है। फर्रुखाबाद के रण में कौन कौन अपनी दावेदारी पेश कर रहा है, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। बीजेपी से मुकेश राजपूत, सपा से डॉक्टर नवल किशोर शाक्य, बसपा से क्रांति पांडे। 2019 के लोकसभा चुनाव में फर्रुखाबाद सीट पर बीजेपी के मुकेश राजपूत और बसपा के मनोज अग्रवाल के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था, क्योंकि तब चुनाव में बसपा और सपा के बीच गठबंधन था। अब इस बार यहाँ के सियासी समीकरण बदल चुके हैं। जो सपा कभी बसपा के साथ थी, अब वो कांग्रेस के साथ आ गई है और सीट सपा के खाते में ही गई है। फर्रुखाबाद संसदीय सीट पर 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें 4 सीटें फर्रुखाबाद जिले में हैं, तो वहीं एक सीट एटा जिले में पड़ती है। इन सभी विधानसभा सीटों पर बीजेपी और उसके गठबंधन के साथी का ही कब्जा है, जो इस सीट पर बीजेपी के वर्चस्व की गवाह है। फर्रुखाबाद में किस विधानसभा सीट पर किस दल का कब्जा है, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। फर्रुखाबाद सदर, अमृतपुर से बीजेपी, भोजपुर से बीजेपी, कायमगंज रिजर्व अपना दल, अलीगंज एटा जिला बीजेपी। फर्रुखाबाद के लोकसभा चुनाव में यादव, शाक्य, लोधी जैसी जातियां अहम भूमिका निभाती हैं, लेकिन राजपूत और ब्राह्मण वोटर्स जिस ओर अपना झुकाव रखते हैं, प्रत्याशी उस पार्टी को जिताता है। 2024 के चुनाव में सभी पार्टियों ने इसी समीकरण को साधने के लिए अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। अब देखना ये होगा कि राजनीतिक रूप से अहम माने जाने वाले फर्रुखाबाद सीट पर इस बार किसका पलड़ा भारी पड़ता है। मुकेश राजपूत जीत की हैट्रिक लगाते हैं या फिर ये सीट विपक्ष के खाते में जाती है। गंगा की गोद में बसा हुआ ये फर्रुखाबाद शहर साहित्य के सृजन हो और चाहे आलू का उत्पादन, दोनों में अग्रणी रहा है। बात साहित्य से शुरू हुई है तो साहित्य से ही हम शुरू करते हैं। हमारे साथ शिव ओम अंबर जी हैं। अंबर जी, राजनीति और साहित्य दोनों को मिला करके आपसे बात करें तो क्या कुछ कहेंगे, खास तौर पर फर्रुखाबाद के बारे में। फर्रुखाबाद में पिछले 10 साल की जो सरकार रही उसने क्या कुछ किया और क्या अपेक्षाएं उसकी पूरी हुई या नहीं हुई। देखिए, फर्रुखाबाद के संदर्भ में एक बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वही पांचाल क्षेत्र है। आज से 5000 वर्ष पहले जब भारतीय इतिहास की धुरी इसके आसपास घूमती थी। द्रौपदी हमारे यहाँ की बेटी है, जो किसी ज़माने में महाभारत की नायिका रही। तो राजनीति कहीं ना कहीं फर्रुखाबाद से बहुत पुराना संबंध है। और साहित्य, अभी अभी आपने छायावाद की दीपशिखा महियसी महादेवी वर्मा की पंक्तियाँ पढ़ी, तो उनसे ऐसा लगता है कि हाँ, सारा का सारा विश्व आज इस बात को स्वीकार करता है कि फर्रुखाबाद साहित्य के संदर्भ में साधनारत चेतना का नाम है। आज आप ये कहना चाहते हैं कि मैं राजनीति पर और आज की राजनीति पर, 10 वर्षों की राजनीति पर कुछ टिप्पणी करूं, तो पहले तो मैं विनम्रतापूर्वक ये कहना चाहूँगा कि दस्तखत अपने समय के, पृष्ठ हैं प्रतिवाद के हम। साहित्य निरंतर स्थायी विपक्ष की भूमिका अदा करता है, जहाँ भी गलती होती है उसकी तरफ इशारा करता है। तो दस्तखत अपने समय के, पृष्ठ हैं प्रतिवाद के हम,
खेल खेलेंगे खुला, बात बोलेंगे खरी तो खेल खेलेंगे खुला ही, बात बोलेंगे खरी तो खेल खेलेंगे खुला ही, दूसरी काशी के वासी हैं फर्रुखाबाद के हम। तो फर्रुखाबाद के हम लोग कोशिश करते हैं कि बात को सही ढंग से कहा जाए। देखिए, राजनीति के संदर्भ में मुझे यही टिप्पणी करनी है कि अगर हम ये कहें कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, तो ऐसा तो 70 साल से होता चला आ रहा है। चाहे किसी भी की सरकार रही हो, तो किसी भी दल की सरकार रही हो, जो भी दल सत्ता में है सामान्य रूप से उससे असंतुष्टि होती है, क्योंकि हम उससे बहुत अपेक्षा करते हैं। तो एक और बहुत कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि बहुत कुछ हुआ भी है फर्रुखाबाद के क्षेत्र में भी, पूरे के पूरे देश के क्षेत्र में। और एक बात मैं और रेखांकित करना चाहूँगा कि लोकसभा का चुनाव स्थानीय मुद्दों के स्थान पर राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर लड़ा जाना चाहिए। उस समय आप केवल ये विचार मत करिए कि फर्रुखाबाद नगर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या हमारे क्षेत्र में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये तो हम विधानसभा के चुनाव में कर सकते हैं। हमारा एक वोट जिस व्यक्ति को राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका देने के लिए जा रहा है, वो राजनीति किस दिशा की है, इस पर हमें सोचना होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आज इस बात की बहुत ज़रूरत है। फिर मुझे 4 पंक्तियाँ याद आई। मैं कहना चाहता हूँ, क्रांति की कल्पना काव्य का कर्म है, क्रांति की कल्पना काव्य का कर्म है, प्रीति हर पंथ के ग्रंथ का मर्म है, और मजहबों के मुरीदों हमारे लिए राष्ट्र ही देवता, राष्ट्र ही धर्म है। तो जहाँ राष्ट्रीय चेतना आगे बढ़ रही हो, हमें अपना समर्थन उसे देना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। और बहुत पहले मैंने कवि सम्मेलन के मंच पर हम लोग जब जाते हैं तो बहुत सी पंक्तियाँ दिमाग में रह जाती हैं। मुझे याद नहीं किसने कहा, लेकिन बहुत पहले मैंने एक मंच पर सुना था, गरीबी हटाओ का नारा आया था जब, तो उस ज़माने में, आज भी फिर आ रहा है। तो कविता के मंच से ये कहा गया है कि गरीबी को हटा देने की बातें सिर्फ बातें हैं, जो खुद दौलत के भूखे हों गरीबी क्या मिटाएंगे। गरीबी को मिटा देने की बातें सिर्फ बातें हैं, जो खुद दौलत के भूखे हों गरीबी क्या मिटाएंगे। गरीबों का लहू तो आपकी कारों का डीजल है, गरीबी मिट गई तो आप क्या रिक्शा चलाएंगे। तो कहीं न कहीं साहित्य चेतना है, एक ऐसी चेतना है जो समाज को जागृत करता है, राजनीति को जागृत करता है, और उस चेतना को जागृत करता है जो राष्ट्र के हित की होती है। बीते 10 साल की सरकार कैसे चली और आगे क्या अपेक्षा करते हैं कि किस तरह से चलनी चाहिए, क्या इरादा है? हम ये कह के नहीं बढ़ सकते कि 70 साल में क्या हुआ। हमें निश्चित रूप से मूल्यांकन करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि हमने कितने विश्वविद्यालय खोले, कितने हमने चिकित्सालय खोले, कितने हमने विश्वविद्यालय खोले। हमें बहुत आवश्यक कितनी बेरोजगारी दूर हुई, हमें ये भी देखना पड़ेगा। फर्रुखाबाद निश्चित रूप से बहुत ही राजनीतिज्ञों की उदासीनता का शिकार रहा है। यहाँ डॉक्टर लोहिया आए और डॉक्टर लोहिया ने यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा ये लोहिया सेतु दे दिया गंगापुर, अन्यथा कोई बाद में कोई काम हुआ ही नहीं। गंगा जी यहाँ के लिए आती हैं, गंगा एक्सप्रेस वे जो वही मायावती ने अपने जमाने में शुरुआत किया था, मैं उसका बाय द वे वकील भी था जेपी एसोसिएट का, हमारे ज़माने में था, हमने सर्वे वगैरह किया। फर्रुखाबाद के लिए अगर गंगा एक्सप्रेस वे बन जाता तो गंगा एक्सप्रेस वे निश्चित रूप से फर्रुखाबाद की गंगा है, हमारी माँ है, लेकिन उसे भी छीन कर पहुँचा दिया गया हरदोई में। इसके बाद भी मैं कह रहा हूँ, डॉक्टर लोहिया के वो शब्द याद आते हैं कि रोटी तवे पर बदलनी रहनी चाहिए, यदि जल जाएगी तो बदलाव तो हमें चाहिए, बदलाव होना चाहिए। धन्यवाद। फर्रुखाबाद जो है कहीं न कहीं एक आलू उत्पादक जिला है, और ये समस्या के रूप में भी है और एक साधन के रूप में भी है। उर्वर भूमि है, गंगा का किनारा है, गंगा के गोद में बसा हुआ है। किसान मेहनती हैं, बहुत सारा अन्न का उत्पादन करते हैं, आलू का उत्पादन करते हैं। ऐसे में आलू उत्पादकों का क्या कहना है? फर्रुखाबाद जैसा मैं जानता हूँ एशिया की सबसे बड़ी आलू मंडी है, और मैं उसके लिए लगातार आवाज़ उठाता रहता हूँ कि आलू उत्पादक किसान जब खुशहाल हो जाएगा, क्योंकि पूरे विश्व में गेहूं के बाद कोई भी भोज्य पदार्थ है वो आलू है। तो जब आलू की स्थिति सुधर जाएगी तो निश्चित तौर से पूरे देश की समस्या में सुधार आएगा, और वो अभी तक नहीं हो पाया। बात इस समय आप जो आए हैं इलेक्शन का माहौल देखने के लिए, ये सब करने के लिए, तो हमें आशावादी होना चाहिए। जो वर्तमान सरकार है उसने कितना किया है उस पर बात करनी चाहिए।
न कि हम जब तक उसकी बुराइयां करते रहेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। यद्यपि उन्होंने आलू किसान के लिए कुछ भी नहीं किया, किसान बहुत परेशान है, लेकिन राष्ट्र के लिए जो किया है वो अद्वितीय है। तो मैं फर्रुखाबाद से यही संदेश देना चाहता हूं कि आलू किसान जहां जहां है उत्तर प्रदेश में, आलू के लिए एक ऐसी ठोस रणनीति बनाई जाए जिससे यहाँ का किसान खुशहाल हो जाए। और जब फर्रुखाबाद से ये कदम आगे बढ़ेगा, यद्यपि आगरा में उन्होंने कुछ सेंटर खोलने की बात की, मैं पूरे देश में जाता हूँ। अभी मेरी गोवा में मीटिंग हुई थी। मैं एक यहाँ पे आलू निकलता है फुलवा, उसका GI टैग कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पे सारी प्रक्रिया फाइनल है, क्योंकि वो जाति विलुप्त होती जा रही है। तो मेरा यहाँ से यही संदेश है, जो भी सांसद बने इस बार आलू के लिए अगर बात नहीं करेगा तो उसे दिक्कत होगी। देश सरकार का और केंद्र का भी ये दावा है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बहुत बड़े कदम उठाए गए हैं और महिलाओं को सुरक्षित किया गया है। पुलिसिंग व्यवस्था अच्छी हुई है। महिलाएं रात में भी दिन में भी अपने काम को जो है निसंदेह सुरक्षित रूप से कर सकती हैं। क्या देखिए, ऐसा जहाँ तक वाइड स्तर पे देखा जाए, बृहत स्तर पर, तो महिलाएं भारत में हमेशा अग्रणी भूमिका में रही हैं। मानती हूँ पुरुष प्रधान समाज है और पूरी कोशिश में लगा रहता है कि महिलाएं पीछे रहें, लेकिन अगर हम भारत का इतिहास उठाएं तो रजिया सुल्तान से लेके गार्गी से लेके तमाम हमारी और हम लोगों की, तो हिंदू धर्म की जहाँ तक बात करें तो हम तो दुर्गा और लक्ष्मी और महाकाली जी को पूजते हैं माँ के रूप में। तो महिलाएं हमेशा यहाँ पे अच्छी रही हैं। और बाकी ये नारा, देखिए, नारे देने से सरकारें नहीं चला करती हैं, वो बात दूसरी है कि पिछले 10 साल से देश में चल रही है। ये 21 तरह के आलू आप उत्पादन करते हैं यहाँ पे, तो उसका उत्पादन और उसका लाभ अगर हम कहें तो कैसे है? फर्रुखाबाद से बाहर वो क्यों नहीं जा पाता? हाँ, जाता है। हमारा आलू जो है फर्रुखाबाद से बाहर इलाहाबाद जाता है, आगरा जाता है, हम बीज में ही जाता है। मतलब F1 तैयार करते हैं, F2 बेचते हैं। तो वो जितना अपना फार्म है उतना ही पैदा करते हैं, ज़्यादा आलू पैदा नहीं करते हैं। नहीं, तो अभी जो सरकार है, वर्तमान सरकार स्टेट की है या सेंटर की है, इसने कुछ सहयोग किया कि नहीं आपके इस कारोबार में? देखो साहब, कारोबार में पूरा सहयोग है। जो सम्मान आज इस सरकार में मिल रहा है किसानों को, वो किसी सरकार में नहीं मिला। तो इस सरकार में किसान सुरक्षित भी है। पहले हम आते थे तो रात में अगर शाम को 6 बज गए तो माँ बाप हमारे परेशान हो जाते थे, अरे कहीं ऐसा हो। और कई बार ऐसा हुआ कि रास्ते में मोटरसाइकिल घेरी, किसी ने कुछ घेरा, भागते हुए चले गए। अब इस सरकार में ये चीज़ें नहीं हैं, मतलब सुरक्षित हैं। रात के 12 बजे जाइए, कोई रास्ते में छंट नहीं। अभी क्या माहौल देख रहे हैं, किस तरीके से सरकार चली है, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? जो माहौल चल रहा है इस देश में अभी तक, जो वो किसी छिपा हुआ नहीं है, ना आपसे छिपा है, ना इस देश की जनता से, और ना यहाँ पे जो सत्ता पक्ष विपक्ष की पार्टियों से छिपा हुआ है। तो देश में जो चल रहा है इस कदर बेरोजगारी और महंगाई, मतलब 2 मुद्दे की बातें हैं। और हमारे विपक्ष के लोग हैं बहुत से, लेकिन इन 2 मुद्दों पर कड़ी बात नहीं उठा पा रहे हैं। अगर 2 मुद्दों पर कड़ी बात उठा लें तो आज उन्हें कहीं और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब महंगाई और बेरोजगारी, बेरोजगारी जी। इस देश में राशन फ्री दिया जा रहा है। अरे इससे पहले सरकार थी, उसमें 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल मिलता था। एक यूनिट पर, रुकिए 1 मिनट, आप बोल लीजिए। बोल लीजिए रोटी। आपकी बात 405 का नारा जो है उनको पता चल जाएगा। देखिए, 1 मिनट सुनिए। हम लोग फर्रुखाबाद की बात कर लें। फर्रुखाबाद एक वो शहर है जिसको हम लोग 2014 से पहले बहुत पिछड़ा शहर मानते थे। फर्रुखाबाद के लोगों कभी सपने में नहीं सोचते थे कि हमको कभी फ्लाईओवर जैसी चीज़ देखने को मिलेगी। ये आदरणीय मुकेश राजपूत जी के प्रयासों से संभव हुआ। 2 बड़े पुल, एक रामगंगा पर और एक गंगा पर, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय मुकेश राजपूत जी के प्रयासों से संभव हो पाया। इटावा बरेली हाईवे, ये नेशनल हाईवे में कन्वर्ट कराने का काम किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और आदरणीय मुकेश राजपूत जी ने। हम लोग दूसरे जनपदों से बिजली आयात करने का काम करते थे। आज वो स्थिति है कि हमारी बिजली जो है 24 में 24 घंटे देने का काम फर्रुखाबाद को मिल रहा है।
दो बड़े पावर हाउस हमको मिले हैं। अब उससे पूर्व आप देखिए जो हमारे यहाँ सड़कें थी जिनकी चौड़ाई मात्र 3 मीटर या 5 मीटर हुआ करती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, सारी सड़कें लगभग 7 मीटर चौड़ी करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और आदरणीय मुकेश राजपूत जी के, हमारे आदरणीय विधायकों के नेतृत्व में हुआ है। मैं बैंक में जॉब करता था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की स्टार्टअप योजना से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपना खुद का एक स्वरोजगार स्थापित किया। और मैं सभी युवाओं से मैंने एक कॉन्सेप्ट तैयार किया जिसमें मैं गोबर से जो है वो अगरबत्ती और इंसेंस स्टिक्स बनाता हूँ और इसकी वर्ल्ड वाइड सेलिंग करता हूँ। पूरे देश के अंदर एक बड़े स्तर पे मेरी इसकी मार्केटिंग है। अभी लगभग 25 से 30 लाख रुपए का टर्नओवर मेरा चल रहा है। मुझे अभी लगभग 2 सालें हुई हैं स्टार्टअप को शुरुआत किए, लेकिन ये माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का ही परिणाम है जो आज अपने देश के अंदर लगभग 900 से ज़्यादा मेरी तरह और स्टार्टअप जो शुरू करने वाले लोग थे उन्होंने अपने युवाओं ने स्टार्टअप शुरू किए। तो रोजगार का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम नौकरी के लिए बस हिसाब से ही बैठे रहें, हम अपना खुद का भी कुछ रोजगार स्थापित कर सकते हैं। तो ये दूरदर्शिता सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी देख सकते थे और उसी का नतीजा है कि आज हम जैसे युवा कुछ करने की ओर बढ़ रहे हैं। आज ऐसी स्थिति आप देखेंगे सब पहली बार हुआ है कि जब भारत विश्व गुरु बनने की श्रेणी में है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर भी खड़ा हुआ कोई व्यक्ति या मैं समाज में कहीं भी खड़ा होता हूँ तो ये कहता हूँ बिल्कुल दावे के साथ, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो माननीय मोदी जी और योगी जी की किसी न किसी जन कल्याणकारी योजना से न लाभान्वित हुआ हो। और यदि आप देखें देश में इस समय विकास का स्तर देखें तो 7 नई IIT बनना, 7 नए IIM बनना, 16 ट्रिपल IIT बनना और देश में 390 लगभग यूनिवर्सिटी का स्थापना हुई है, 300 मेडिकल कॉलेज बने हैं। ये सब एक उदाहरण है भारत के लिए कि भारत विश्व गुरु बनने वाला है। हाँ, हम लोगों से इनको कोई बात कहने का कोई भी अधिकार नहीं है। राम मंदिर में नहीं जा सकते ये लोग, राम जी के यहाँ नहीं, या राम जी का नाम नहीं ले सकते ये, तो क्या फायदा है इनको? जय जय नहीं है क्या? जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये विकासशील विकसित देश की बात कर रहे हैं, मुझे तो विकासशील भी नहीं लग रहा है। जैसे भाई साहब ने हमारे कहा कि मैंने नौकरी छोड़ी, अपना बिजनेस डाल दिया। क्या आपको लगता है कि हर आदमी अपना बिजनेस कर सकता है? बिजनेस के लिए भी पैसा चाहिए होता है। अगर हम बेरोजगार हैं, युवा हैं, तो हमें नौकरी की तलाश नहीं, अपना बिजनेस डालें। हर आदमी तो सक्षम नहीं है बिजनेस डालने के लिए। ये अरे मुद्रा लोन हर किसी को नहीं मिल पाता है, सरकार दे रही है, बड़ा परेशान होना पड़ता है उसके लिए। बताइए हम लोग किस तरह से पिछली 10 साल की सरकार को देखते हैं? पिछली 10 साल की सरकार में कोई काम नहीं हुआ है। देश को आप सभी देख रहे हैं कि किस स्तर से नीचे जा रहा है और किसान आत्महत्या कर रहा है, नौजवान परेशान है, रोजगार नहीं है। साल का अग्निवीर कर दिया है तो पूरी पढ़ाई करें, माँ बाप कैसे कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को, फिर 4 साल में उनको घर भेज दो और उसको भी कोई मान्यता नहीं है। मैं 1963 से राजनीति में हूँ, जो इसमें 75% लोगों की जन्म नहीं होगी। 1963 में फर्रुखाबाद के पटेल पार्क में, यहाँ पटेल पार्क में जनसभाएं होती थी बड़ी बड़ी नेताओं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चुनाव लड़े थे, मैं पोलिंग एजेंट था, मैं इंटरमीडिएट में पढ़ता था। और ये भारत के मैं शुरुआत करता हूँ 1952 का जो मंत्रिमंडल बना था जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने 2 ऐसे मिनिस्टर बनाए थे जो किसी कारणवश लोकसभा का चुनाव नहीं जीत सके थे। एक थे उसमें BR अम्बेडकर जिन्हें कानून मंत्री बनाया था, एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो MP नहीं थे, और जवाहरलाल नेहरू उन्होंने मिनिस्टर बनाया था। आज ऐसा माहौल बदल गया है कि जो ज़्यादा पार्लियामेंट बोले उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है। आलू उत्पादक फर्रुखाबाद इंडिया में आलू उत्पादक नंबर 1 नहीं है। आपको बता दें, ये फर्रुखाबाद से ज़्यादा जसराना और सिरसागंज आलू उत्पादक हो गया है। यहाँ कारखाना खुलेगा नहीं। हाँ, तो कारखाने बात तो सुनो साहब, जसराना जो है, उम्मीदें कितनी पूरी हुई और आगे अपेक्षा क्या है? फर्रुखाबाद में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के 4 विधायक हैं, 1 सांसद हैं और ज़्यादातर इन्हीं के पार्टी के लोग हैं। लेकिन विकास के नाम पे यहाँ पे कोई भी कार्य नहीं हुआ है। एक कार्य हुआ है, अब सुन लिए, एक कार्य जरूर हुआ है यहाँ का, और भी सरकारें रहीं। आज आप बसपा के कार्यालय जाके देख लिए, शायद है नहीं, ठीक है। कांग्रेस का देख लिए, बड़ी दुर्लभ दशा है उसकी। अरे तो गठबंधन सुनिए
मेरी बात सुनिए, समाजवादी पार्टी की 4 बार सरकार आई, बेटा सुन लो लल्ला, 4 बार सरकार आई समाजवादी पार्टी की, आज उसका भी हाल आप देख लीजिए। लेकिन ऐसा क्या चमत्कार हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की इतने सालों बाद सरकार बनी और 5 स्टार होटल जैसा वो बन गया है? ऐसा कहाँ से पैसा आया, ये आप जानकारी करेंगे। ये फर्रुखाबाद में अगर विकास की बात करें तो फर्रुखाबाद इससे पहले क्या हुआ करता था, सलमान खुर्शीद यहाँ के विदेश मंत्री थे, एक दूध फैक्ट्री का उद्घाटन करने आते हैं हेलीकॉप्टर से अपने मित्र को लेकर के। मैं पूरी कांग्रेस और इंडी गठबंधन से कहूंगा कि अगर उसकी ईंट भी मुझे ढूंढ के दिखा दें तो मैं मान जाऊंगा कि उनके सरकारों में उनके लोगों ने विकास कराया। अब सबसे बड़ी, अब रुकिए सर रुकिए, अभी जवाब दे रहा हूं आपको। समाजवादी पार्टी का राजनीतिक आधार है तुष्टीकरण। नंबर 1, जब 2022 में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को चुनाव में कौन याद आता है? जिन्ना याद आते हैं। आज जब 2024 में खड़े हैं तो कौन याद आ रहा है समाजवादी पार्टी को? जिहाद, वोट का जिहाद याद आ रहा है। आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कौन कर? एक तरफ आप जनता को छलाने के लिए क्या करते हैं, आप जब टिकटें देते हैं तो अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, तेज प्रताप यादव, अक्षय यादव, धर्मेंद्र यादव, उसके अलावा कोई यादव नहीं ना, उसके अलावा कोई यादव नहीं। ये तुष्टीकरण की राजनीति और परिवारवाद की राजनीति की जीता जागता उदाहरण है। आप समझ लीजिए इस देश में इससे पहले क्या होता था। दंगा संस्कृति थी, ट्रेन में धमाके, चलती बस में धमाके, टेलीफोन एक्सचेंज के बाहर धमाके, संदिग्ध आपने कई बार सफर किया होगा रेलवे स्टेशनों पे, साउंड गूंजता सुनाई देता था, किसी संदिग्ध वस्तु को हाथ ना लगाएं, इसमें बम हो सकता है। लेकिन आज कहीं सुनाई देता है आपको? नहीं सुनाई देता है, क्योंकि वो बम 2014 में वो बम इंडी गठबंधन के साथ विदा हो गया है। 2014 में वो बम, सबसे बड़ी चीज, आज 370 इस देश से विदा हो गया। आज सैनिकों के सर काटे जाने पर सर्जिकल स्ट्राइक होती है। आज सर काटे जाने पर समझौता नहीं होता है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में इतना डर है कि हमारी पहल से पहले अभिनंदन भारत लौट भेज दिया जाता है, पाकिस्तान के पैर हिलने लगते हैं। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई साहब जो कह रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक होती है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल होती है, लेकिन उसी भारत में किसानों के लिए कीलें भी लगाई जाती हैं। जो हमारे देश का अन्नदाता है, जो हमारे पालन सबको खिलाता है, वो कीलें भी लगाई जाती हैं, आंसू गैस भी छोड़े जाते हैं। और जैसी जैसी हमारी सरकार बढ़ेगी वैसा, हमारी सरकार का मतलब भारतीय जनता पार्टी, मैं जय कश्यप उर्बिल्ला बोल रहा हूँ, जैसे इन्होंने कहा है विकास नहीं हो रहा, हर प्रकार का विकास होगा। और जैसी सरकार बनेगी, अब आदमी बच्चा पैदा होता है तो वो धीरे धीरे सीखता है, एकदम नहीं सीख सकता था। हमारी सरकार जैसी आगे बढ़ेगी वैसी। और मैं दीदी की बात करता हूँ, दीदी क्या कहने की नारे लगते थे, नारे 2014 से पहले आप देखिए पाकिस्तान के नारे लगते थे। आज किसी माई के लाल ने तो पाकिस्तान का नारा लगा दे, बातें करने कोई बातें नहीं होती, उसका खिलाफ होता है, उसका बयान होता है। आप खुद जाकर देखिए, किसी की 500 साल से किसी ने हिम्मत करा दी, मेरे राम मंदिर बना, मैं खुद गया और बता रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी ने पहुंच दिया। ये सहयोग हमारे श्री आदित्यनाथ योगी जी का है, कोई इतना करके दिखा दे तो हमें बता दे, कहने से कुछ नहीं होता। मेरी सुन लीजिए पहले, 6000 नेता किसान 6000 रुपए किसानों को सालाना देने की बात ये पार्टी करती है। मैं चैलेंज करती हूँ, उस पार्टी का कोई भी एक नेता आ जाए, उसे 6000 रुपए मैं दूंगी अपने पास से, उसके अलावा कोई कमाई नहीं उसकी होने दूंगी। जैसे ये सरकार हर चीज के काम बंद कर रही है, सब राम जी के हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा कांग्रेस ने करवाया, राजीव गांधी ने उस मंदिर का ताला खुलवाया। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आप 10 साल से सरकार में हैं, फर्रुखाबाद में 5 काम गिना दें जिससे सीधे डायरेक्ट जनता को फायदा हुआ हो। आज बेरोजगारी चरम पे, 2 करोड़ रोजगार की बात हुई, अभी तक नहीं मिला। बच्चों को 4 साल अग्निवीर बना दिया, और उससे पहले 2019 में जो बच्चे एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में भर्ती हुए थे, उनका पूरा सिलेक्शन हो गया था, उनको जाना ट्रेनिंग पे, उनको हटा दिया गया, उनको घर पे भेज दिया, भर्ती होने से पहले उनको रिटायरमेंट कर दिया। 1 मिनट कि सारे सवाल इन्होंने किए, विकास भी बताया भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। मैं सपा वालों से भी पूछना चाहता हूं, मैं कांग्रेस वालों से भी पूछना चाहता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय आदित्य योगी नाथ जी, उनके घर परिवार वाले एक आम जीवन जी रहे हैं, और इनके अखिलेश यादव के घर परिवार में अगर 18 साल का हो जाता है तो कहीं न कहीं बिलास प्रमुख हो जाता है, कहीं न कहीं उसको सांसद बना दिया जाता है। और वैसे ही ये कांग्रेस वाले ये
चांदी की चम्मच वो सोने की चम्मच लेकर निकले हैं। तो मैं इनसे यही पूछना चाहता हूँ, क्या वो माननीय मोदी जी और योगी जी क्या अपने परिवार वालों को क्या पैसे अमीर नहीं बना सकते? ये क्यों बनाते हैं? मैं आपको बता दूं, ये सब हैं बेईमान, वो देश की खातिर मर मिटने के लिए तैयार है और इस भारत की जनता उनके लिए सर कलम करा सकती है और 400 सीटें क्लियर आए। मैं मतदान के लिए गीत लिख रही हूँ, कंपोज कर रही हूँ, तो मैं वो पंक्तियाँ पढ़ती हूँ कि राष्ट्र वंदना करना हो तो मंत्र जपो मतदान का, राष्ट्र वंदना करना हो तो मंत्र जपो मतदान का, लोकतंत्र की रक्षा करना काम यही आवाम का, लोकतंत्र की रक्षा करना काम यही आवाम का, संविधान को नमन करो जिसने दिया अधिकार हमें, संविधान को नमन करो जिसने दिया अधिकार हमें, हम पर जिम्मेदारी है ये चुनना है सरकार हमें, जब तक सारे वोट पड़े ना नाम ना ले आराम का, काम यही आवाम का। महाभारत की पांचाली से लेकर के महादेवी वर्मा तक साहित्य सृजन हो या कि महाभारत की रचना या कि किसी मापदंड की स्थापना या फिर खेती में आलू जैसी चीज़ें, फर्रुखाबाद हमेशा सजग रहा है, सहज रहा है, एक वैचारिक धरातल भी रहा है, एक साहित्यिक धरातल भी रहा है, एक कृषक के रूप में गंगा की गोद में बैठ करके उत्पादन के नए मापदंड भी तय किए हैं। निश्चित रूप से जनता जागरूक है, अपना मतदान करेगी और घरों से निकलेगी। विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, DD न्यूज़, फर्रुखाबाद।